पर मोदी जी का यह विजन जरूर था कि हर चीज में नए चेहरे आगे आवें। उन सबों की छूटों को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। लिमिट आगे बढ़ नहीं रही है, टैक्स की दर कम नहीं हो रही है। चुनाव के बाद इसलिए हो रहा है कि अगले चुनाव के पहले हम अपनी लोगों के दुख दर्द को समझकर और उसकी हम व्यवस्था कर दें कि अगले चुनाव में लोगों की तकलीफ जो है तो इसलिए नए फेस को आना चाहिए और उनके विजन को मतलब योग्यता को परखने के लिए हमें जो है ये पुराने योग्य लोगों का एक सलाहकार दल का गठन जो है समिति का प्रधानमंत्री के नीचे होना चाहिए। इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने में छूट के अंतर्गत तिथि की सीमा दी गई है। कंप्यूटर जो है सो काम नहीं कर रहे हैं, हर वक्त नेट फेल्यूर की समस्या है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो न किसी नाम के मोहताज है न किसी परिचय के मोहताज है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। नाम तो आप जानते ही होंगे, चेहरा जैसे आप देखेंगे तो आपके जिह्वा पे नाम जरूर आ जाएगा। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया हैं जो एक नामचीन मोतिहारी शहर के और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आज हम बात करेंगे देश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद कई लोगों का कई सवाल इन दिनों आ रहा है सोशल मीडिया से लेकर के टीवी चैनलों पे। उन सारी बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शंभूनाथ सिकारिया जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर रियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। लोकसभा चुनाव खत्म हो गई, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। सबसे बड़ा सवाल है कि आपके वीडियो को जो लोग देखते हैं वो लोग सबसे पहला उनका कमेंट होता है कि सिकारिया जी मोदी भक्त है। क्या मोदी भक्त है? और मोदी भक्त है तो आखिर क्यों मोदी भक्त? मोदी जी में भारत को विश्वगुरु बनाने की क्षमता है। वह देव पुरुष आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और वह राष्ट्र को आगे ले जा रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों का सम्मान करता हूं जिनका राष्ट्र के प्रति समर्पण है। फिर आपको मोदी भक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोदी जी ही एक सिंगल व्यक्ति हैं इस देश में जो इस लायक हैं, योग्य हैं। तो बात तो मैं उन्हीं की करूंगा। तो लोग अपने आप जो जोड़ लें। मोदी कैबिनेट का जो ये गठन हुआ है उसमें बहुत सारे पुराने चेहरों को मंत्री बनाए गए हैं, जबकि मोदी जी का विज़न था कि नए चेहरों को आगे लाना, लेकिन पुराने चेहरे नज़र आ रहे हैं। कई लोगों का मोदी जी पर यही सवाल आ रहा है कि भाई मोदी जी का विज़न ये था नए चेहरे लाना, फिर इस बार पुराने चेहरों पर क्या कर रहे हैं? देखिए, बात तो बड़ी अपने हद तक ठीक है, परंतु मैं इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। पर मोदी जी का यह विज़न ज़रूर था कि हर चीज़ में नए चेहरे आगे आवें। और जैसे स्टार्टअप है तो हाँ, स्टार्टअप योजना क्या है कि कोई नया आविष्कार करे। तो नए चेहरों को आगे आना चाहिए, परंतु विश्व स्तरीय लोकप्रिय व्यक्ति हैं मोदी जी। अब उन्होंने क्या समझ करके, यह आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं कैसे दे पाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या समझ करके उन्होंने इसमें बदलाव कम किया है। वैसे पूरे मंत्रिमंडल में मोदी जी और दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनका रहना बहुत अति आवश्यक है, जो बहुत ही योग्य हैं। फिर भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नए चेहरों को आगे आना चाहिए और यही संविधान में व्यवस्था की गई थी कि उन नए चेहरों की बात को अगर अच्छी है या बुरी है उसको आगे बढ़ाया जाए तो उसके लिए सहयोगी उनके ब्यूरोक्रेसी के लोग हुआ करते थे जो अपने स्तर पर उस कमान को रखते थे। और जहाँ तक पुराने चेहरे अगर योग्य हैं तो मेरी समझ से, मैं छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, एक विशेष प्रकार का जो है
एक समिति का गठन होना चाहिए था उन पुराने चेहरों को जिनको योग्य समझा जा रहा है, ताकि नए चेहरों की वो समीक्षा कर और प्रधानमंत्री जी से आश्वासन प्राप्त कर और उस कार्रवाई को आगे बढ़ावें। यह नया विजन जो है आना चाहिए लोकतंत्र में। चूँकि इतनी ना आबादी बढ़ चुकी है कि लोगों में असंतोष व्याप्त है, हर व्यक्ति मंत्री बनने को तैयार है। तो योग्यता का चुनाव और अध्ययन के बाद उनके स्टार्टअप की तरह उनके अंदर अगर कोई नया विजन है जो देश को नई दिशा दे सके, तो जो बुजुर्ग लोग हैं, जिन लोगों जो ज़्यादा योग्य व्यक्ति हैं, उनका एक अलग सलाहकार दल का गठन प्रधानमंत्री जी के नीचे होना चाहिए, जो अभी की मतलब ज़रूरत है। इस पर विचार जरूर होना चाहिए, तो असंतोष भी व्याप्त खत्म हो जाएगा और वो एक दल हर विभाग की समीक्षा करेगा और प्रधानमंत्री जी की योग्यता पर तो कोई प्रश्न ही नहीं है, और उनसे परमिशन के बाद अगर कोई विजन लागू होता है तो सोना में सुहागा हो जाएगा। लेकिन ऐसे कहा जाता है, चुनाव में भी ऐसे कहा देखा जाता है कि नए चेहरों को लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। उसी तरह देश में भी मंत्रिमंडल में जो है ना, नए चेहरे आने चाहिए। हाँ, ये बात मैं आपकी मानता हूँ, और इसीलिए मैंने कहा कि योग्यता का जो अनुभव है, अगर नए चेहरे नहीं आएंगे तो स्टार्टअप क्यों रखा गया? पुराने ही उद्योगपति जो हैं ही सब काम कर लेते। आज स्टार्टअप वालों को जो पुरस्कृत किया जा रहा है, उसके पीछे योगदान क्या है? तो यही है। तो इसलिए नए फेस को आना चाहिए और उनके विजन को, मतलब योग्यता को परखने के लिए हमें जो है ये पुराने योग्य लोगों का एक सलाहकार दल का गठन जो है समिति का प्रधानमंत्री के नीचे होना चाहिए। और मैं तो एक अपना मतलब राय दे रहा हूँ, यह जरूरी नहीं है कि अब तो ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न जोन, साउदर्न जोन के 4 प्रधानमंत्री और एक सुपर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, चूँकि आदमी की क्षमता उतनी ही है और जनसंख्या कितनी बढ़ गई, उसी तरह बड़े बड़े शहरों में आज जो क्राइम है और जो डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है, तो 4 मतलब दिशा के 4 कलेक्टर, स्टेट में 4 दिशा के 4 मुख्यमंत्री और एक सीनियर चीफ मिनिस्टर, ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए। इससे पिछली पीढ़ी जो आगे आना चाहती है और जो असंतोष व्याप्त है और जो समय समय पर चुनाव में विरोधाभास का जो सामना करना पड़ता है कि अपने ही लोग जो है सो विरोध कर रहे हैं, यह समाप्त हो जाएगा और सारे देश में हर योजना पर नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति का काम 5 व्यक्ति करेगा ना। तो हमारी तो समझ ये है। इस बार लोकसभा चुनाव में जो नए जनप्रतिनिधि चुनाव जीते हुए हैं, उनको दरकिनार किया गया है, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। वहीं राज्यसभा से मंत्री बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी हमारे संविधान का एक अंग है। ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी पर हावी नहीं हो, इसलिए डेमोक्रेसी के संचालन के लिए ब्यूरोक्रेसी रखा गया है। कोई भी मिनिस्टर है, उसका जो वर्क है, तो मान लीजिए कि वो हमारे यहाँ संविधान में सदस्यों को जो लोकतंत्र में जो चुनाव होता है उसमें शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कानून जो बना है संवैधानिक हमारा, उसकी जानकारी देना ब्यूरोक्रेसी का काम है डेमोक्रेसी को। तो इसलिए आगे डेमोक्रेसी को ही रहना चाहिए ताकि लोकतंत्र राजतंत्र के कन्वर्सन पर प्रभावित ना हो। तो इसका मतलब जो जनप्रतिनिधि जीत गए हैं वो सिर्फ सांसद के ही अंग होंगे ना? संसद के अंग होंगे और उन्हें देखिए आगे क्या क्या जिम्मेवारी जो है। मोदी जी का तो बहुत बड़ा विजन है, जो आदमी विश्व चलाने की कमांड रख सकता है, तो उनकी निगाहें इस पर भी होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आम जनता का प्रश्न है वो आपके माध्यम से उन तक उत्तर जा रहा है, तो उस पर वो विचार करेंगे कि आगे क्या परिवर्तन होना
चाहिए, क्योंकि इस बार मोदी जी पूर्ण परिवर्तन के पक्ष में हैं कि देश को कैसे जो है संवैधानिक ढांचा को और देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर शिष्टाचार युक्त बनाया जाए। सिकारिया जी, आपसे हर तरह के लोग आपसे हमेशा बातचीत होती रहती है, हमेशा लगातार आपसे कई नामचीन लोगों से भी बात होती है। आप तो ऐसे भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक सवाल है कि इस चुनाव में केंद्र सरकार से प्रशासनिक अधिकारी और मध्यम वर्गीय का जो ये शिकायत है कि आखिर सीट कमी को लेकर के क्या है ये? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी या मध्यम वर्ग के लोग आयकर विभाग से आताहत हैं कानून से। जो दिखाया जाता है वह पटल पर आता नहीं है। प्रशासनिक पदाधिकारी को समझिए कि वो 365 दिन सेवा करता है, तो उसकी छूट को हम धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे हैं। इसलिए उनका क्रोध अंदर से, उनके अंदर जो है मतलब काफ़ी तकलीफ़ है। तो इसका संशोधन अति आवश्यक है। बचत योजनाओं से भी उनको दूर रखा जा रहा है। एक्ट का मैनिपुलेशन वित्त मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। जो प्रचार हो रहा है वो ऑन ग्राउंड नहीं आ पा रहा है। वही हाल मध्यम वर्गीय लोग, व्यवसायी वर्ग का है। इनकम टैक्स की स्लैबों को कंपनी एक्ट का है, ट्रस्ट संस्था की सोसाइटीज का है, उन सबों की छूटों को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। लिमिट आगे बढ़ नहीं रही है, टैक्स की दर कम नहीं हो रही है। आज भारत तीसरी अर्थव्यवस्था के साथ अब पहली अर्थव्यवस्था के साथ पर जा रहा है, तो हमें इसके अंतर्गत ज़्यादा सुविधा लोगों को देना चाहिए। इस पर लोगों का ध्यान भी है कि हमें सुविधा, हमारी कटौती हो रही है और हम कह रहे हैं तीसरी व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था, पहली व्यवस्था। जीएसटी को लोगों ने स्वीकार किया, उससे काफ़ी जो है सो सरकार को मदद मिल रही है। आज फेसलेस स्क्रूटनी बनाई गई इनकम टैक्स में, तो उस पर कोई 154 का आवेदन देता है करेक्शन का, वो 6 महीने 9 महीने डिस्पोजल नहीं होता है और पता नहीं कि कंप्यूटर की कमी से कहाँ है वो फिर वापस आ जाता है। तो ऐसे में एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि अगर किसी ने कोई आपत्ति दर्ज की है तो उसका 1 महीने के अंदर अगर निष्पादन कंप्यूटर नहीं करता है या वो पार्टी संतुष्ट नहीं है तो वो सीधा अपने विभाग के पास जाए। इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने में छूट के अंतर्गत तिथि की सीमा दी गई है। कंप्यूटर जो है सो काम नहीं कर रहे हैं, हर वक्त नेट फेल्योर की समस्या है। बढ़ती जो है सो आबादी के लेकर के हर मतलब जो है सो वकील सीए के यहाँ लोड है, वो अंतिम समय तक जो है सो प्रयास कर रहे हैं। पता लगा कि 12 बज गया रात को, नेट फेल है और 12:05 पर हुआ तो वो छूट डिसअलाउ हो गया। लेकिन ये इसमें सुधार होनी चाहिए, सरकार को जो है ना इस मामले पे ध्यान देनी चाहिए। हर लोग इसमें 90% लोग इससे दुखी हैं। बड़े पूंजीपतियों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। समय सीमा को बढ़ाना, नेट को सीधा करना। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का, बताइए, नेट खोल करके बैठा है और उसमें इतना ना टेक्निकल आप डाटा दे देते हैं जिस डाटा का कोई औचित्य नहीं है, परंतु परेशान है आयकर दाता, परेशान है एडवोकेट जी, और लोगों में इससे गुस्सा हो रहा है, आक्रोश हो रहा है। तो इन सब वस्तु स्थिति में पूर्ण रूपे न बचत योजनाओं और आयकर विभाग की पूर्ण रूपे न समीक्षा हो करके इसका पूर्ण बदलाव की जरूरत है। आम जनता में इससे बड़ा आक्रोश व्यक्त है। अभी देखा जा रहा है कि सरकार बहुत सारे ऐसे नियमों में बदलाव करने जा रही है, कुछ कर रही है, तो क्या लगता है कि बदलाव का कारण क्या हो सकता है? वर्तमान चुनाव में जो विरोध सहना पड़ा है, उस कारण जो चीज़ सरकार के नज़र में आ रही है उनको वो आम जनता को मतलब जो है सो सुलभ तरीके से उसमें बदलाव कर उपलब्ध करा रही है। आम जनता सिर्फ जो है चाहती है कि हमें सुलभ तरीके से जीने का मौका मिले। बदलाव तो बहुत सी जगह हो रहा है
और बदलाव अति आवश्यक है, क्योंकि इतनी ना नेट के वजह से जटिलताएं पैदा हो गई हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत सी जगह ट्रिब्यूनल की टीमें नहीं हैं कि जहां पर लोगों का ये हो। बहुत सी जगह बुलडोजर्स के प्रॉब्लम थे, जो देखा गया कि योगी जी ने भी बहुत सी घोषणाएं की हैं। हर जगह के मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी भी ये हैं। और दूसरी बात क्या है कि उद्योग विहीन राज्यों में सरकार को पूर्व की भांति बहुत सी छूटें, जीएसटी से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित, ताकि वहाँ उद्योग का सृजन हो और रोजगार का सृजन हो। अच्छा, ये बदलाव सिर्फ चुनाव में ही क्यों होता है? इससे पहले भी तो किया जा सकता है। जैसे सरकार को लगेगी कि इस यहाँ पे इस चीज़ की बदलाव होनी चाहिए, तो चुनाव में ही क्यों आता है? नहीं, चुनाव में बदलाव नहीं हुआ है। चुनाव के बाद इसलिए हो रहा है कि अगले चुनाव के पहले हम अपनी लोगों के दुख दर्द को समझकर उसकी हम व्यवस्था कर दें कि अगले चुनाव में लोगों की तकलीफ जो है ना रहे। इसलिए चुनाव खत्म होते ही 5 साल के पूर्व आरंभ अभी हुआ है और बदलाव शुरू हो गया कि लोग जो हैं सो खुली हवा में सांस ले और वो ये नहीं कहे कि सरकार से हमको कोई तकलीफ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिकरिया जी। देश में अभी चुनाव समाप्त हुई है। चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, मंत्रियों को पद दे दिया गया, लेकिन कुछ लोगों का आक्रोश था कि आखिर पुराने चेहरे ही क्यों। उन सारे सवालों को जवाब देने के लिए डॉक्टर शंभूनाथ सिकरिया थे और आप सभी इनको मोदी भक्त कर रहे थे, लेकिन अब आपको पता लग गया होगा कि आखिर मोदी भक्त क्यों है डॉक्टर शंभूनाथ सिकरिया जी। तो ऐसा ही खबरों को देखते रहिए रियल न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायिक जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज़ बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।